बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने पढ़ा था बसाते जान साजदा ताज का ये नावल है, मुकम्मल नावल। इसका हमने एक हिस्सा पढ़ लिया था, आज हम इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बसाते जान। अगली सुबह अपने जिलों में आबरा के लिए मज़ीद आजमाइश लेकर आई थी। क्योंकि वलीमे की शानदार तकरीब थी, इसलिए शानजल के सब कज़न्स और रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। आबरा के घर से यूसुफ सदीकी और रिफ़त आरा भी आई थी। चूँकि आबरा के गिर्द नौजवान पार्टी ने घेरा डाला हुआ था, इसलिए वो लोग बुज़ुर्गों में बैठे हुए थे। टीपिंग कलर के भारी कामदार लहंगे, जिस पर कहीं कहीं फ़िरोज़ी कलर का टच दिया गया था, पहने आबरा बिल्कुल आसमान से उतरी हुई कोई हूर महसूस हो रही थी। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। अगरचे कि सारी रात रोने के सबब उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी उतर आई थी, मगर इस सुर्खी ने उसके हुस्न को मज़ीद दो आतिशा बना डाला था। ब्लैक शानदार डिनर सूट में शांजल भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अपने कज़न्स की छेड़छाड़ और शरारतों का भरपूर जवाब देता वो दिलकशी से मुस्कुराए जा रहा था। यार शांजल, मेरा ख्याल है तुम कुछ देर आराम कर लो। तुम्हारी आंखों की सुर्खी बता रही है कि तुम सारी रात सोए नहीं हो। एक मन चले कज़न ने शांजल की सुर्ख होती आंखों पर शरारत से चोट करते हुए कहा। सोने के लिए उम्र पड़ी है मेरे यार। उसकी शरारत का जवाब शांजल ने भरपूर शरारत से देते हुए कहा। करीब ही दुल्हन बन बैठी आबरा इसका खुला डुला जवाब सुनकर बेख्तियार शर्म से पानी पानी हुई थी। रात की तलखी का उसके चेहरे पे ढूंढे से भी कोई शाइबा ना मिल रहा था। गोया खुद पर कंट्रोल रखने की उसे पूरी महारत हो। अरे हाँ भाभी, भाई ने आपको रोनमाई में क्या गिफ्ट दिया? अस्मारा ने बेख्तियार याद आने पर आबरा से पूछा, जिस पर आबरा ने खामोशी से अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड की बहुत प्यारी अंगूठी चमक रही थी। सुबह जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो शांजल ने बहुत खामोशी से एक मखमली डिबिया उसके सामने रख दी थी, जिसे मजबूरन आबरा को उठाना पड़ा। और शांजल की इस वक्त की हिकमत अमली आबरा की समझ में अब आई थी। बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है, अस्मारा ने बेख्तियार तारीफ की। बाकी सब देखने वाले कज़न्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप सब लोग। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी के सामने ये रिंग बिल्कुल भी ज़बरदस्त नहीं है। शांजल चूँकि यासिर से महवे गुफ्तगू था, मगर उसकी तमाम तवज्जो आबरा और उसकी गिर्द इकट्ठी होने वाली कज़न्स और भाभियों की जानिब थी। कदरे शोखी से जवाब दिया। ओए होए! उसके जवाब पर तमाम कज़न्स ने शोखी से नारा बुलंद किया था और फिर उसी शोर शराबे में उन लोगों का फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। दिल शांजल का ना सिर्फ अच्छा दोस्त और कज़न्स था, बल्कि बहुत माहिर फ़ोटोग्राफ़र भी था। इसलिए फ़ोटो सेशन का ये फरीज़ा उससे अपने ज़िम्मे लिया था। दिल ने हर एंगल से इन दोनों के फ़ोटोग्राफ ली थी। यार शांजल, तुम लोग थोड़ा सा क्लोज़ हो जाओ। अजीब घामड़ इंसान हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि किसी और की बीवी के साथ खड़े हो। आबरा के कतराए से अंदाज को नोट करते हुए दिल ने टोका था, जिस पर शांजल बुरी तरह चौंका था। वैसी भी बात नहीं है यार, शांजल ने आबरा के मज़ीद नज़दीक होते हुए कहा। हाँ अब ठीक कहो, अब कहो ठीक है। चलो भाभी के कंधे पे हाथ रखो और मोहब्बत भरी नज़रों से उन्हें देखो। अदील भी अपने नाम का एक था। शांजल ने उसकी दी गई हिदायत के मुताबिक जैसे ही आबरा के कंधे पे हाथ रखा, वो फ़ौरन जुज़ बुज़ होती हुई दूर होना चाहती थी, मगर शांजल ने फ़ौरन ही गिरफ्त सख्त करके तनबीही नज़रों से उसे वार्निंग दी थी। और उसकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि वो एकदम से सहम गई थी। और फिर अदील ने उसी तरह के बहुत से क्लोज़ फ़ोटोग्राफ बनाए थे। शांजल की इतनी गुर्बत पर उसकी सांसें उथल पुथल हो रही थी। घबराहट में उसका पूरा वजूद पसीने पसीने हो रहा था, और उसकी यह घबराहट अंदर ही अंदर शांजल खान को सरशार की जा रही थी। उसका कतराना, झुकना, शर्माना, घबराना, ये सब इस बात का सबूत था कि जल्दी या देर बिलाखिर एक दिन वो अपनी मंजिल पा लेगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपनी मोहब्बत की शमा आबरा के दिल में रोशन करने में कामयाब हो जाएगा। बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके फ़ोटो सेशन ख़त्म हुआ तो आबरा ने सुकून का सांस लिया। और फिर वलीमे की तकरीब के बाद वो और शांजल दस्तूर के मुताबिक प्रोफेसर साहब के साथ उनके घर चले गए थे। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आती जा रही थी। सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। इस्माइल और उसका शौहर वापस चले गए थे। उनकी शादी को 1 माह हो गया था और कमरे की चार दीवारी के अंदर वो आज भी रोज़ी अव्वल की तरह एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाना थे। हाँ, मगर कमरे से बाहर दोनों हतल इम्कान कोशिश करते थे कि अपने ताल्लुक की नोई से किसी को आगाह ना होने दें। सबके सामने खुद को खुश और मुतमईन ज़ाहिर करना अगरचा कि आबरा को एक तकलीफ दे मरहला लगता था, मगर रोज़ अव्वल से मिलने वाली शांजल की धमकी को जहन में रखते हुए वो ये सब कुछ करने पर खुद भी मजबूर हुई थी। क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहती थी कि शांजल और उसके ताल्लुक की नोयत से उसके बाबा या फूफो आगाह हों। हकीकत में वो इस रिश्ते की हकीकत अपने बाबा या फूफो को बताकर उन्हें मज़ीद कोई दुख नहीं देना चाहती थी। इसलिए ना सिर्फ शांजल के लिए बल्कि खुद अपने लिए भी वो ये भरम रखने पर मजबूर थी
हकीकत तो ये थी कि उसे खुश और मुतमईन देखकर यूसुफ सिद्दीकी और रिफ़त आरा दोनों बेहद खुश और पुरसकून थे। उसका जब जी चाहता वो ड्राइवर या फिर शांजिल के साथ जाकर मिल आती थी। जिस तरह हर घर के अपने कुछ असूल हो और तौर तरीके होते, इसी तरह खान हाउस के भी कुछ असूल और तौर तरीके थे। ज़ुबैदा बेगम लाख पढ़ी लिखी और मॉडर्न होने के बावजूद घरेलू मामलात में एक रवायती खातून थी। घर की सफाई सुथराई और दूसरे तमाम कामों के लिए इस घर में सैकड़ों मुलाजिम थे, मगर किचन की जिम्मेदारी का फ़र्ज़ उन्होंने कभी मुलाजमों पर ना डाला था। अपने बच्चों की सेहत के मामले में वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। शादाब की शादी से पहले तक वो खुद किचन की तमाम जिम्मेदारी उठाती थी। सोसाइटी में मूव करना अपनी जगह, मगर घरेलू अमूर की अंजामदही अपनी जगह थी उनके नज़दीक। और जब उन्होंने शादाब की शादी कर दी तो किचन की ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बहू यास्मीन के कंधों पर डाल दी, और तब से अब तक की जिम्मेदारी यास्मीन बखूबी उठाए हुई थी। इस घर में रहते हुए आबरा इस घर के तौर तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ होती जा रही थी। बहुत सी जगहों पर यह घराना उसे बहुत मॉडर्न लगता था और बहुत सी जगहों पर अपना रवायतीपन भी रखे हुए था। बहरहाल मुझे इस सब से क्या, मुझे तो एक ना एक दिन इस घर से चले ही जाना है, क्योंकि ज़बरदस्ती के बांधे गए रिश्ते ज़्यादा दूर तक नहीं चलते हैं। आबरा ने काफ़ी देर तक उस घर के तौर तरीकों को सोचने के बाद सर झटक कर खुद से कहा और उठ खड़ी हुई। छोटी दुल्हन, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सब लाउंज में बैठे टीवी देखने के साथ साथ पिस्ता बादाम और काजू से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। आबरा भी खामोशी से बैठी उनका साथ दे रही थी, साथ में ज़ुबैदा बेगम की किसी न किसी बात का जवाब भी देती जा रही थी। जब बोर होकर उठकर जाने लगी तो ज़ुबैदा बेगम ने ज़रूरी बात का कहकर दोबारा बिठा लिया। शांजिल जो ज़ुबैदा बेगम के साथ ही सोफे पर बैठा था, उनकी बात से एक पल के लिए चौंका और फिर खुद को लापरवाह ज़ाहिर करता टीवी की जानिब मुतवज्जह हो गया। जी कहिए बीबी जान, आबरा ने झिझकते हुए पूछा। देखो बेटा, जिस तरह हर घर के कुछ असूल और तरीके होते हैं, इस तरह हमारे घर के भी कुछ असूल हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन असूलों पर अमल करो। ज़ुबैदा बेगम ने तमहीद बांधते हुए कहना शुरू किया। जी बीबी जान, आप कहें। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को 1 माह हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मीठा पकाने की रस्म करके तुम्हें यास्मीन के साथ किचन की जिम्मेदारी बांट लेनी चाहिए। अब देखो ना, छोटे से बच्चे के साथ वो तन्हा ये सब देखती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सब में उसका हाथ बटा दिया करो। ज़ुबैदा बेगम धीरे धीरे कह रही थी। लेकिन बीबी जान, मुझे किचन में काम करने का कोई तजर्बा नहीं है, ना ही शौक है, फिर मैं ये सब। आबरा ने उलझन ज़दा नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा। बेटा, तजर्बा काम करने से ही आता है। तुम अगर खाना पकाना शुरू करोगी तो तुम्हें तजर्बा भी हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें शौक भी पैदा हो जाएगा। औरत घर में डिग्रियों से नहीं बल्कि घरदारी से पहचानी जाती है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि तुम अब आहिस्ता आहिस्ता घरदारी की तरफ ध्यान देना शुरू करो। उन्होंने तनबीही अंदाज में नागवारी से उसे समझाया था। आबरा के जवाब पर अगरचे उन्हें गुस्सा आया था, मगर मसलियत के तहत गुस्से को पी गई। बीबी जान, औरत को डिग्रियाँ एक दिन या 1 महीने में नहीं मिल जाती, बल्कि इसके लिए उन्हें सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसे डिग्रियाँ मिलती हैं। फिर घरदारी औरत 1 दिन में कैसे सीख सकती है? माजरत के साथ बीबी जान, कि ना तो डिग्रियाँ 1 दिन 1 महीने में मिलती हैं, ना ही घरदारी का हुनर। इसलिए बीबी जान, मैं कोशिश करूँगी। आबरा ने पुरसकून लहजे में बड़े एतमाद के साथ कहा, फिर उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। टीवी देखते बज़ाहिर अनजान बने शांजिल की तवज्जो गर्चा उन सास बहू की गुफ्तगू की जानिब थी, मगर बज़ाहिर वह टीवी देखने में मगर नजर आ रहा था। तो देख रहे हो ना अपनी बीवी को क्या जवाब देकर गई है मुझे? ज़ुबैदा बेगम ने शांजिल की तरफ रुख करते हुए गुस्से से उसे जताया। उफ ओ बीबी जान, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? देखिए, जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे वहाँ एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वहाँ के तौर तरीके, रस्म व रिवाज सब कुछ समझने में वक्त दरकार होता है। आबरा को भी कुछ वक्त लगेगा सब कुछ समझने में, इससे आप परेशान मत हो। शांजिल ने बीबी जान के कंधे पर बाजू फैलाकर उन्हें खुद से करीब करते हुए तसल्ली देने के अंदाज में जवाब दिया। बेटा, यास्मीन भी तो, उन्होंने कहना चाहा। बीबी जान, यास्मीन भाभी हमारे अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो हमारे घर के तौर तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, जबकि आबरा को हम लोग बाहर से ब्याह कर लाए हैं, इसलिए हमें कुछ वक्त तो आबरा को देना चाहिए इन सब बातों को समझने के लिए। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शांजिल ने उनकी बात काटते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की साइड लेना आती है। ज़ुबैदा बेगम ने शाह की नज़रों से उसे देखते हुए बस इतना ही कहा। बात साइड लेने की नहीं है बीबी जान, बात असूल की है। खैर छोड़े और ये बताएं कि शादाब भाई कहाँ पर गए हुए हैं? शांजिल ने कहते हुए एकदम से मौजू बदल दिया। तुम्हारे बाबा और शादाब दोनों ज़मीनों पर गए हैं, कुछ हिसाब किताब देखना था, इसलिए उन्होंने जवाब देते हुए कहा। उस दिन की तकरार के बाद ज़ुबैदा बेगम ने आबरा से किसी भी मौजू पर कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया था। हाँ, मगर खामोशी से वो बहुत कुछ नोट करने में लगी हुई थी कि सारा दिन आबरा इस घर में क्या करती है, शांजिल और इसके दरमियान ताल्लुकात किस किस्म के, और ये सब कुछ नोट करने के बाद उन पर बहुत कुछ आश्कार हुआ था जिसने उन्हें शशपंज में मुब्तला कर डाला था। तभी उन्होंने इस सिलसिले में शांजिल से बात करने की ठानी थी।
बीबी जान, आपने मुझे बुलाया था? दस्तक देकर अंदर आते हुए शांजिल ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम बैठो। ज़ुबैदा बेगम ने अपने करीब बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और शांजिल को अपने कमरे में बुलाकर बात करने का मकसद भी यही था कि वो इस बात को सबके सामने ना करना चाहती थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके मुज़महिल चेहरे पर नज़र डालने के बाद उन्होंने हल्की सी तशवीश से पूछा। बस सर में हल्का सा दर्द है, भाभी को चाय बनाने का कहकर आया हूँ। पेन किलर लेकर चाय पीऊँगा तो ठीक हो जाएगा। माथे को हल्के से मसलते हुए शांजिल ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर ज़ुबैदा बेगम ने बहुत दुख और तासुब से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, और तुम्हारी अपनी बीवी कहाँ है? आबरा शायद अपने कमरे में होगी। जवाब देते हुए शांजिल एक पल को ठटका था। कुछ गलत होने के एहसास ने उसे चौकन्ना कर दिया था। वो अब बहुत मोहतात नज़रों से ज़ुबैदा बेगम को देख रहा था। शांजिल, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ देर बाद शांजिल पर नज़रें जमाए रखने के बाद ज़ुबैदा बेगम ने तासुब से पूछा, क्या मतलब? क्या कब तक चलेगा? मैं समझा नहीं, शांजिल ने चौंक कर पूछा। शांजिल, अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं उस वक्त तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? क्यों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से रहते हो तुम लोग? नए रवीले दुल्हा दुल्हन वाली तो कोई बात मुझे तो तुम लोगों में नज़र नहीं आती। और तुम सारा दिन घर से गायब रहते हो और जब घर में होते हो तो भी अपनी बीवी की ज़ात से गाफिल रहते हो। तुम्हारी बीवी वो या तो सारा दिन कमरे में बंद टीवी देखती रहती है या फिर कोई किताब लेकर लॉन में बैठ जाती है। ना वो तुम्हें दिलचस्पी लेती है, ना ही उस घर और इस घर के मामलात में दिलचस्पी लेती है। आखिर बात क्या है? ज़ुबैदा बेगम बोलना शुरू हुई तो बोलती चलेंगी। बीबी जान, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, शांजा ने समझते हुए कहा। अगर वैसा कुछ नहीं है तो उस वक्त जब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास होना चाहिए था। जो चाहे तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी बना रही है वो तुम्हारी बीवी को बनानी चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से वो जो कुछ भी देख रही और महसूस कर रही थी वो सब कुछ कहने का तहैया किए हुए थी। और इसका मतलब है कि मेरा भाभी को चाय बनाने के लिए कहना आपको बुरा लगा? उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए शांजिल ने कदरे तलखी से कहा। मेरी बात का गलत मतलब मत लो शांजिल। अगले ही पल उन्होंने उसे घरका था। फिर बोली, बात को समझने की कोशिश करो। आज कुछ महसूस करके मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को वही कुछ सब कुछ फिर इस घर के बाकी लोग भी महसूस करें और फिर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। इसलिए अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ गलत भी है तो बेहतर है कि तुम उसे ठीक कर लो। अपनी बीवी को इस घर और इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। कुछ ऐसा कबल मैंने तुमसे इससे सिलसिले में बात की तो तुमने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि उसे एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। मगर अब 2 माह से ज़्यादा होने को आए हैं तुम्हारी शादी को और वो इस घर की जिम्मेदारियां छोड़ खुद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाती। तुम्हारे खाने नाश्ते और चाय का ख्याल नहीं रखती। शादी से पहले तुम रोज़ाना रात को सोते हुए दूध पीते थे। तुम्हारी भाभी सब काम छोड़कर तुम्हें दूध देकर आती थी। लेकिन शादी के बाद ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी बीवी की है। तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारे आराम तक का ख्याल अब इसके प्राइस में शामिल है। मगर बहुत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बीवी इन सब चीज़ों से नाबल्द है। अपनी ईमानदारी से बताना कि शादी के बाद किस दिन तुम्हारी बीवी कमरे में तुम्हारे लिए दूध लेकर गई है? ज़ुबैदा बेगम छोटी छोटी सी बात भी उसे जताए बगैर ना रही थी। आपका कहना बजा सही बीबी जान, मगर इस मामले को अहमियत नहीं देता। जो काम घर के नौकर चाकर कर सकते हैं उसके लिए बीवी को सहमत देना फजूल है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका किचन की जिम्मेदारियों से दूर रहती है तो इस मसले को इशू बनाने की बजाय आप कोई खानसामा रख लें, दैट्स ऑल। शांजिल ने कतई लापरवाही से अंदाज में अपने उन्हें मशवरा दिया था। उनकी तमाम बातों के जवाब में शांजिल ने जो कुछ भी कहा वो सरासर आबरा की फेवर में था। तुम जानते भी हो शांजिल के इस घर में मेरी 40 साल ज़िंदगी में आज तक कोई खानसामा नहीं आया, मगर आज अपनी बीवी की फेवर में बात करते हुए तुम मुझे मशवरा दे रहे हो कि मैं खानसामा रख लूँ, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी बीवी को किचन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ुबैदा बेगम ने तासुब से कहा। और वो जो पिछली तरफ बने लॉन में कुर्सी डाली किताब पढ़ने में मगन थी, वो ज़ुबैदा बेगम की खिड़की से आती आवाज़ों से अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू मनोन सुन चुकी थी और ये सोच रही, और इस इंसान की कितने रूप है। क्या शय हो तुम शांजिल खान? मेरी इतनी नफरत और बेगानगी के बावजूद तुम मुझे फेवर कर रहे हो? स्ट्रेंज। उसने सर झटकते हुए सोचा था। आबला, चाय ख़त्म करके जल्दी से तैयार हो जाना, तुम्हें बाबा ने बुलवाया। वो लॉन में अपना चाय का कप लिए बैठी थी जब शांजिल ने आकर उससे कहा, क्या हुआ, बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? घबराहट में आबला ने जल्दी से पूछा था। यूँ इस तरह यूसुफ साहब ने पहले कभी इसे नहीं बुलवाया था, तभी उसका दिल एकदम घबराया। हाँ ठीक है, वो बस मामूली सा बीपी हाई हुआ था उनका भी। कुछ देर पहले मुझे उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें लेकर उनसे मिलवाने के लिए ले आऊँ। शांजिल ने उसी तरह खड़े खड़े उसे तफसील से आगाह किया था। उसके चेहरे पर फैली तशवीश को महसूस करते हुए उसने उसे दिलासा दिया था। चले फिर, मैं तैयार ही हूँ। आबरा ने टेबल पर रखी हुई चाय उस तरह छोड़कर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। शांजिल ने गहरी तफसीली नज़र उसके मलगे जैसे हुलिये पर डाली, फिर उसकी छोड़ी गई कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
इस हुलिये में तुम इस घर की मासी ज़्यादा और बहू कम लग रही है। एक पल के लिए सोचो, तुम्हें इस हुलिये में देखकर वो कितना दुखी होंगे। वो सोचेंगे कि शायद उस घर में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, और यह कि तुम इस शादी और इस घर से खुश नहीं हो। ये तमाम सोचें ही हैं जिनकी वजह से उनका बीपी हाई रहता है। अपने भारी मजबूत लहजे में बहुत रसान से उसने कहा था, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम्हारी छोड़ी हुई चाय से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, वरना अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हारे खूबसूरत हाथों से बनी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। शांज़ल ने हल्की सी शरारत के साथ उसके छोड़े हुए कप को उठाते हुए कहा। उसके कहे गए जुमले में लतीफ़ से तंज़ के साथ हल्की हल्की शरारत भी थी। उसकी बात पर खफ़ा ज़दा अंदर की जानिब बढ़ गई। चलें। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आई तो उसने कहा। शांज़ल ने सर से पाँव तक बगौर उसका जायज़ा लिया था। गहरे ब्राउन गर्म सूट पर हम रंग शाल ओढ़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी कुंदन की तरह दमकती रंगत उस सूट में और भी खिली खिली सी महसूस हो रही थी। ये प्यारी सी लड़की मेरी है, उसने हम कदम चलते हुए शांज़ल ने सरशारी से सोचा था। यूसुफ सिद्दीकी और रिफ़त आरा उन दोनों को देखकर बेहद खुश हुए थे। यूसुफ सिद्दीकी कितनी ही देर आबरा को अपने साथ लगाए खड़े रहे थे। उनकी इकलौती वाहिद औलाद, उनकी आंखों की ठंडक थी और उसे वो खुश और मुतमईन देखकर उनके दिल में ढेरों इत्मीनान उतर आया था। अगर बेटियों को यूँ रुखसत करना सुन्नत ना होती तो वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास रखते। आबरा को खुश देखकर जहाँ उनके दिल में ढेरों इत्मीनान उतरा था, वहाँ कभी कभी तन्हाई उन्हें बुरी तरह बेचैन मुस्तरिब कर देती थी। आज मैं तुम लोगों को खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, रिफ़त आरा ने मोहब्बत पाश नज़रों से उन दोनों को देखते हुए कहा। क्यों नहीं फुप्पो, मगर खाना आप खुद नहीं बनाएंगी बल्कि मैं बाहर से लेकर आऊँगा। शांत ने खुशदिली से हामी भरते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे लिए पहले ही इतना कुछ कर चुके हो, मगर अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। तुम इस घर का बेटा होने के नाते अपने बहुत से फ़र्ज़ निभाते हो, तो क्या माँ बाप होने के नाते हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि इसलिए आज मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, रिफ़त आरा ने दुपट्टे के अंदाज में कहा। उनकी बात पर आबरा ने बुरी तरह चौंकते हुए शांज़िल की तरफ जानिब देखा था, मगर वो यूसुफ सिद्दीकी की जानिब मतवज्जा था। चले पप्पू, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, आबरा ने कहा और फिर उठकर उनके साथ किचन में चली आई। बहुत अच्छा बच्चा है शांज़िल, अगर हमारी अपनी औलाद भी होती ना तो वो इतना सब कुछ ना करती। यकीन मानो तुम्हें देखकर ढेरों इत्मीनान दिल में उतर जाता है, रिफ़त आरा ने फ्रिज से गोश्त का पैकेट निकालकर पानी में डालते हुए कहा। क्या मतलब, क्या किया है शांज़िल ने? फुप्पो, इस बार आबरा ने सवाल कर ही लिया था, तुम्हें उससे कुछ नहीं बताया? उस बार चौंकने की बारी रिफ़त आरा की थी। नहीं पुप्पो, आप बताइए ना क्या बात है, आबरा ने खुद से उलझते हुए पूछा। दरअसल कुछ दिन पहले भाईजान की तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई थी। एकदम से बीपी भी शूट कर गया था और दिल की भी कुछ तकलीफ़ हो गई थी। उनकी तबीयत ख़राब देखकर मैं इतनी परेशान हुई कि शांज़ुल को फ़ोन करके बुला लिया और वो बच्चा फ़ौरन ही मेरा फ़ोन सुनकर चला आया। फिर वो भाईजान को ना सिर्फ डॉक्टर के ले गया बल्कि ज़रूरी टेस्ट के बाद उन्हें दवाएँ दिलवाकर घर छोड़ गया, और फिर उस दिन के बाद से अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकालकर रोज़ाना उनकी खरीद पता करने आता रहा। ढेरों फल और उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें वाफ़ी मिक़दार में लेकर आता रहा। हमारे मना करने पर मुंह फुलाकर नाराज़ हो जाता था, कहता था कि मैं इस घर का दामाद नहीं बल्कि बेटा हूँ। तो फिर आप लोग एक बेटे को इसके फ्राइज़ की बजावरी से क्यों रोक रहे हैं? और तो और आबरा, वो हमारे किचन में खड़े होकर खुद अपने हाथों से भाईजान को जूस बनाकर पिलाता रहा है। सच आबरा, उसके आने से दिल को इतनी ढारस मिलती है कि बता नहीं सकते। तन्हाई का वो एहसास जो हर पल हमें अज़ियत देता रहता है, वो शांज़िल के आने से बहुत कम हो जाता है। रिफ़त आरा बोलते बोलते एक पल को खामोश हुई थी और फिर एक गहरी सांस भरकर दोबारा बोली। तुम्हारी शादी से कबल जो खौफ हमारे दिलों में था, वो न जाने वो लोग कैसे निकलेंगे, और ये कि तुम्हारी शादी के बाद हम लोग तन्हाई की आग में सुलगते रहेंगे। यकीन करो, ये तमाम खौफ शांज़िल ने हमारे दिलों से निकाल दिए हैं। उसे देखकर हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हमारी कोई औलाद नरीना नहीं है। एक बेटा होने के तमाम फ़राइज़ वो अदा कर रहा है, वरना भाईजान तो ख़राब तबीयत की बदौलत बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ा सकते। अगर शांज़िल ना होता तो डॉक्टरों की फ़ीस, उनकी दवाइयाँ और बाकी सब कुछ ना जाने कैसे होता। रिफ़त आरा धीरे धीरे तमाम हकीकतों से पर्दा उठाती जा रही थी और आबरा दम बखुद बैठी ये सब सुनती जा रही थी। मज़ीद सवाल करने का उसमें हौसला ही ना हो रहा था। एक बात बताओ आबरा, क्या वाकई तुम्हें किसी बात का नहीं पता? उसकी खामोशी महसूस करते रिफ़त आरा ने उससे सवाल किया। नहीं पप्पू, उन्होंने मुझसे बिल्कुल जिक्र नहीं किया, खाली खोखले लहजे में उसने जवाब दिया। तो फिर तुम उसकी अच्छाई खलूस का उसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो जो कुछ भी करता रहा है तुम पर एहसान करने या जिताने के लिए नहीं करता, बल्कि खुलूस दिल और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से करता रहा है, उन्होंने दलील देते हुए कहा। क्या मतलब फुप्पो? आबरा ने उलझकर पूछा। मतलब ये बेटा कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इससे वाबस्ता हर चीज़, हर रिश्ता हमें अजीज़ और जान से प्यारा हो जाता है। और शांज़िल चूँकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो तुम्हारी तरह हमें भी बहुत अजीज़ रखता है। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इस अच्छे इंसान की हमेशा कदर करना।
कभी गलती से भी उसे दुख या तकलीफ मत देना बेटा। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं और शांजिल का शुमार उन अच्छे लोगों में होता है। इससे बेटा इस अच्छे इंसान की हमेशा कदर करना, इसे खोना मत। रिफत आरा धीरे धीरे उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच समझा रही थी। और एक बात और आबरा, जिस तरह प्यार मोहब्बत और खलूस से वो हम लोगों के साथ पेश आता है, इसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ। ख़ासतौर पर शांजिल के माँ बाप के साथ बहुत एहतराम से पेश आया करो। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? उन्होंने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। जी फूफो, आबरा ने गहरी पुरसुकून सांस भरते हुए जवाब दिया। लाएं फूफो, शामी कबाब का मसाला मैं बना देती हूँ, आप तब तक हंडिया पका लें। आबरा ने खुद साख्ता सोचों से छुटकारा पाते हुए कहा और फिर उनके नाना करने के बावजूद काम में उनका हाथ बटाने लगी। अजीब नाकाबिले फ़हम शख्स है ये। मेरी इतनी नफ़रत करने के बावजूद जवाब में मुझसे और मेरे घर वालों से नफ़रत और बदतमीज़ी करने के बजाय उनसे इतनी मोहब्बत और खलूस से पेश आता है, जैसे इन लोगों से उनका बहुत करीबी और गहरा ताल्लुक हो। उस दिन बीबी जान के सामने ये शख्स जिस तरह मेरा दिफा कर रहा था, उस पर मुझे शदीद हैरानी हुई थी। और आज जो कुछ फूफो ने मुझे बताया उसे सुनकर तो मुझे शदीद शौक लगा है। उस शख्स के और न जाने कितने रूप होंगे, पता नहीं उसका असली रूप वो है जो शादी से कबल मैं देख चुकी हूँ, या ये है जिस शादी के बाद मैं देख रही हूँ। सोफे पर उसके करीब बैठी आबरा सोच रही थी। कमरे में इकलौता वाहिद सोफ़ा कम बेड था जिस पर अब तक आबरा सोती आ रही थी, मगर आज उसे सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ी थी। जब शांजिल ने सोफे पर बैठने की इजाज़त देकर टीवी चला लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए आबरा उसे मना ना कर सकी थी। और अब उस वक्त से वो किताब कम और शांजिल खान को ज़्यादा पढ़ रही थी। अमूमन वो कमरे में टीवी बहुत कम देखता था, क्योंकि जिस रुख पर टीवी रखा गया था वो सिर्फ सोफे पर ही बैठकर देखा जाता था। दूसरे कमरे की चार दीवारी में शांजिल ज़्यादातर अपने काम से काम ही रखता था, बिला वजह आबरा को हरासा या परेशान ना करता था। और शायद यही वजह थी कि आबरा उसे सोफे पर बैठने से मना ना कर सकी थी। ये शख्स अगर शोबिज़ में चला जाए तो हर तरफ तहलका मचा देगा, खुसूसन फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हीरोज़ की छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह मियाँ ने शायद बहुत फुर्सत से बनाया है उसे। अल्लाह भी ना जिसे अता करता है, अता करने पे आता है, बहुत फयाजी से अता करता है, कि जैसे कि इस शख्स को ढूंढने से भी इस शख्स में कोई कमी नहीं मिलती। ऊंचा लंबा चौड़ा वजूद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत जो कि ज़रा से गुस्से से मज़ीद सुर्ख हो जाती थी, बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें, लंबी खड़ी नाक और घनी मूंछों तले भरे भरे अनाबी लब्बा। मेरे मौला, इस शख्स को हुस्न की दौलत से माला माल किया है तूने, इसलिए शाही यूनिवर्सिटी की तमाम लड़कियां उस पर फिदा थी। मगर ये शख्स किताब सामने रखे वो टिकटिकी बांधे बड़ी महवियत से अपने से कुछ फासले पर बैठे शांजिल को देखकर सोची जा रही थी। नज़र लगाने का इरादा है क्या? शांजिल, जो काफ़ी देर से उसकी नज़रों की तपश खुद पर महसूस कर रहा था, बिलाखिर टोकते हुए बोला। तब अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो खज्जल सी हुई दोबारा किताब पर झुक गई। अगर अपनी किताब और टीवी पर चलती न्यूज़ अपडेट से बोर हो रही हो तो मैं फ़िल्म लगा लेता हूँ। शांजिल शरीर सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपने मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था, और अगले ही पल फिल्म वाला चैनल लगा लिया। जी नहीं, मुझे फ़िल्म देखने का कोई शौक़ नहीं। आबरा ने किताब पर से पल ही पल में नज़रें उठाकर कहा था और फिर दोबारा अपनी किताब की तरफ नज़रें जमा दी। अव्वल तो उसे फ़िल्म देखने का कोई ख़ास शौक़ ना था। दूसरा, शांजिल के सामने फ़िल्म देखने का मतलब था शांजिल खां की मानी खेज़ नज़रों का सामना करना, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अच्छा तो फिर टीवी का कौन सा चैनल बहुत शौक़ से देखती हो? शांजिल ने बहुत नरमी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। ये पहली बार था कि कमरे में इस तरह सुलझो अंदाज में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। मुझे मसाला टीवी पर कुकिंग शोज़ देखने में मज़ा आता है, ख़ासतौर पर जब मैं वो रेसिपीज़ खुद ट्राई करती हूँ। आबरा बहुत रवानी में जवाब देगी, मगर जुमले के आखिर में एकदम सटपटा गई, इन जाने में वो ये क्या कह बैठी थी। अच्छा तो फिर तुमने बीबी जान से ये क्यों कहा कि तुम्हें कुकिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है? उसके जवाब पर एक महफूज मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए बड़ी दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछ रहा था, जिस पर आबरा बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं अब सोना चाहती हूँ, अपनी जीभ मिटाने की खातिर किताब बंद करते हुए इसने कहा। मतलब साफ था कि अब टीवी बंद करो और अपने बेड पर दफ़ा हो जाओ, और इसका मतलब समझते हुए शांजिल ने ही उससे कहा था, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम जाकर बेड पर सो जाओ। शांजिल ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या मतलब? आप गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए उसने कहा। मतलब ये कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कुछ देर तक टीवी देखना चाहता हूँ, जब नींद आ जाएगी तो यही सो जाऊँगा, इसलिए आज तुम बेड पर सो जाओ। शांजिल ने खुलकर अपना मतलब वाज़ेह किया था, जिस पर वो एक कश्मकश में मुब्तला हो गई। आबरा बेगम, गुज़रे 2-2.5 माह में इतना तो तुम जान ही गई होगी कि मैं इतने कमज़ोर नफ्स का इंसान नहीं हूँ। अगर मैं नफ्स के घोड़े पर सवारी करता तो आज तो मेरी मनकूहा नहीं बल्कि बीवी होती। इसलिए जाओ, बेफिक्री से बेड पर जाकर सो जाओ। उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए शांजिल ने कहा, और फिर सोफे पर टांगे फैलाकर लेटने के से अंदाज में बैठ गया और अपनी तमाम तर तवज्जो
टीवी पर चलती फिल्म पर मरकूज कर दी। आबरा कुछ देर कश्मकश में खड़ी खुद से उलझती रही और फिर कुछ सोच कर बेड की जानिब बढ़ गई। सिर्फ मैं ही क्यों अच्छा है इसे भी सोफे पर सिर्फ मैं ही क्यों अच्छा है इसे भी सोफे पर सोने का मज़ा लेना चाहिए। 2 माह पहले ये ख्याल नहीं आ सकता था कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। अजीब मंतक है इस शख्स की, मेरी समझ से तो बालातर है ये शख्स। और फुप्पो कहती हैं कि तुम उसका दिल ना दुखाना, कोई तकलीफ़ ना देना, इससे वो तुम्हारा मजाजी है। और न जाने क्या कुछ बेड के कोने पर सिमट कर लेटी वो दिल ही दिल में सोची जा रही थी। न जाने क्या बात थी कि शांजिल की इस हरकत पर उसे तैश ना आया था। शायद ये वजह थी कि नफरत और इश्ताल की बर्फ़ जो उसके दिल पर जमी हुई थी वो रिफत आरा की बातों से पिघलना शुरू हो गई थी। और फिर इन्हीं सोचों में गुम ना जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गई, उसे पता ही नहीं रहा। शांजिल जब टीवी बंद करने खड़ा हुआ तो उसका एक बाजू लटका देखकर बेख्तियार उसके करीब आया। एक बाजू सीने पर रखे वो बहुत पुरसुकून मगर गहरी नींद सो रही थी। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों पर साया फगन की हुई लंबी मुस्कान उसके चेहरे की मासूमियत पर बेपनाह इजाफा किए हुए थी। बालों की कई आवारा लटें उसकी चुटिया से निकलकर चेहरे का तवाफ कर रही थी। हुसन बेखबर पुरसुकून सो रहा था और उस बेखबर हुसन ने उसके दिल में क़यामत बर्पा कर दी थी। सीने की 4 दीवारी में मुक़ैद उसका दिल बुरी तरह से अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था और फिर इस दिल में मचलती ख्वाहिश तो उसे पूरी तरह बेचैन करके रख डाला था। इस नाजुक कोमल से वजूद को खुद में समेटने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। कुएं के पास खड़े होकर अपनी प्यास पर बंद बांधना किस कदर मुश्किल मरहला होता है, ये कोई उस वक्त शांजिल से पूछता, खुद पर जब्त करता और झुका था और आबरा का नीचे लटकता बाजू उठाकर उसके सीने पर रखने के बाद झुक कर हल्के से अपने प्यार की पहली मुहर सबत की थी और फिर उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। सोफे जैसी तंग जगह पर सोने की बजाय बेड पर ठीक से लेटने की वजह से आज वो बहुत बेखबर और पुरसुकून नींद सो रही थी और उसकी ये बेखबरी शांजिल जैसे भरपूर मर्द की मर्दानगी के लिए चैलेंज बन गई थी। वो खुद पर कड़े जब्त करता बाहर टेरेस पर टहल रहा था। तमाम शरीय कानूनी हक रखने के बावजूद वो एक अनदेखी आग में सुलग रहा था। वो किचन में खड़ी बिरयानी का मसाला तैयार करी थी जब जुबैदा बेगम किसी काम से किचन में आई थी और आगे आबरा को मसालों से नपरद आजमा देखकर उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा था। कुछ चाहिए था बीबी जान आपको? उन्हें मतवजह देकर आबरा ने नहायत शाइस्तगी से पूछा। हाँ, एक कप चाय चाहिए थी, लेकिन तुम आज किचन में क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब देने के साथ सवाल पूछा। दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बना रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ और बनवाना चाहे तो बता दें, मैं वही बना लूँगी। धीमे लहजे में जवाब देते हुए आबरा ने उनसे कहा, उनकी राय भी पूछ ली। इस तरह सुलझे हुए अंदाज में किचन की जिम्मेदारी संभालते देखकर जुबैदा बेगम को बहुत खुशी हुई थी। वैसे तो बिरयानी भी ठीक है, मगर बेटा नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना चाहिए, इसलिए अगर तुम साथ में खीर वगैरह बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तुम जो बनाना चाहो वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यास्मीन को भेज देती हूँ। उन्होंने मोहब्बत आमेज़ नरमी से उसे समझाया। असल में बीबी जान, यास्मीन भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही उन्हें आराम करने का कहा है। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं ऐसा करती हूँ, पहले खीर पकने रख देती हूँ, फिर बाद में बिरयानी पका लूँगी। आबरा ने काम को तरतीब देते हुए कहा और फिर जुबैदा बेगम के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर उनके कमरे में देकर आने के बाद उसने सबसे पहले चूल्हे पर खीर पकने रख दी, साथ ही बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया। फिर चावल उबालकर गोश्त की तह लगाकर एक चूल्हे पर दम रख दिए। उसके बाद कुकर लगाकर गोश्त पकाया, साथ में खीर देखने के साथ साथ रायता और सलाद भी बना ली। ये सब कुछ वो बहुत माहिराना अंदाज में करी थी। देखने वाला कोई भी उसे इस तरह काम करता देखकर ना कह सकता था कि वो पहली बार किचन में काम कर रही है। तमाम खाना तैयार करने के बाद यास्मीन बेगम और आबरा दोनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया था। इत्तेफाक से शाहनवाज खान और शादाब खान भी आज दोपहर में खाने पर मौजूद थे। क्या बात है बीबी जान, आज खाने का खुशबू और जायका बिल्कुल अलग है। लगता है आपने खानसामा रखने वाला मेरा मशवरा मान लिया है। शांजिल ने खाना खाते हुए अंदाज़ा लगाकर कहा। मेरी बहुओं के आगे कुक क्या अहमियत रखते हैं जो मैं कुक रखूँगी? जुबैदा बेगम ने बारी बारी अपनी दोनों बहुओं को मोहब्बत से देखते हुए जवाब दिया और उनके बहुओं कहने पर शांजिल ने चौंक कर बेख्तियार अपनी बराबर बैठी आबरा को देखा था। देवर जी, आज खाना मेरी देवरानी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, इसलिए उसकी खुशबू और जायका तो मुख्तलिफ होगा ही। यास्मीन बेगम ने भी उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा और फिर बारी बारी सब ने आबरा के बनाए गए खाने की तारीफ़ की थी। फिर सब के खाना खाने के बाद जुबैदा बेगम ने आबरा को अपने पास बुलाया था और उसकी पेशानी चूम लेने के बाद अपनी कलाई से सोने का जड़ाऊ कंगन उतारकर उसकी जानिब बढ़ाया था। ये लो बेटा, तुम्हारा इनाम है ये। उन्होंने मोहब्बत से कहा। नहीं बीबी जान, इसकी क्या ज़रूरत है? आबरा ने कंगन की जानिब हाथ बढ़ाए बगैर कहा। ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा, ये मेरे पास तुम्हारी अमानत थी। जब मैंने पहली बार इस घर में खाना बनाया था तो मेरी सास ने ये कंगन तोहफे के तौर पर मुझे दिए थे और कहा था कि ये कंगन हमारे ख़ानदानी है।
कंगन है और अब वही कंगन अपनी दोनों बहुओं को देना मेरा फ़र्ज़ था। इसलिए यास्मीन ने जब घरदारी संभालना शुरू की तब एक कंगन मैंने उसे दे दिया और दूसरा कंगन तुम्हारे लिए आज दिन के लिए मैंने संभाल कर रख लिया था, लिहाजा मेरी तरफ से तुम ये तोहफ़ा समझकर रख लो। ज़ुबैदा बेगम ने वो कंगन आबरा की कलाई में डालते हुए तफसीलन जवाब दिया था। थैंक यू। वो जैसे ही कमरे में आई शांजिल ने ममनूनियत से कहा। वो क्यों? बीबी जान की ख्वाहिश का एहतराम करने का उसने जवाब दिया। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी खुदगर्ज होंगी? जब आप मेरे वालिदैन का ख्याल रख सकते हैं तो फिर मैं आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश का एहतराम करने में मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आबरा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक का मसाज करते हुए कहा। मैं खुद पर आपका कोई कर्ज नहीं रखना चाहती और जो कुछ आपने मेरे पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं वो सब मुझ पे कर्ज है और उस कर्ज को उतारने के लिए मैंने ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं आपके तमाम कर्ज उतार देना चाहती हूँ। वो एक बार फिर गोया हुई। कहाँ जाने से पहले? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। शांजल ने उठकर उसके करीब जाते हुए पूछा। ये तो तय है कि मुझे इस घर से बिलाकर एक न एक दिन चले ही जाना है। कब इसका फैसला वक्त करेगा? शांजल की जानिब रुख मोड़ते हुए उसे दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ कोई? उसके जवाब पर शांजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। तभी उसे कंधों से थामने हुए एहतजाजन बोला। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी और खुशी से नहीं आई थी, बल्कि आपने अपने झूठ और फ़रेब से मुझे ट्रैप किया था। इन हालात में आपसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मैं अपने बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मगर उसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं आपके जाल में फंस गई हूँ तो आपकी मलकियत बन गई हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आबरा ने कहा। मेरा यकीन करो आबरा, वो जो कुछ भी मैंने किया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था, और उस सब का मुझे आज तक बहुत अफसोस है। आपका अफसोस? अब आपके अफसोस से क्या हो सकता है? मेरी पूरी ज़िंदगी तो दाव पर लग गई ना। आबरा ने तल्खी से जवाब दिया। सिर्फ एक बार बैठकर तसल्ली से मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। शांजिल ने उसी तरह उसे कंधों से थामकर बेड पर बिठाते हुए कहा। तब जुज़बुज़ होती वो मजबूरन बैठ गई, फिर खुद भी उसके करीब बैठ गया। यूनिवर्सिटी में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी दिन तुम्हारी मोहब्बत का बीज मेरे दिल की सरजमीन पर गिर गया था। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ मेरे दिल की शिद्दतों में इजाफा होता चला गया। दिल हर पल तुम्हारी महफिल का तमन्ना ही होता था, तो जहन तुम्हारी सोचों से आबाद रहने लगा। मगर तुम मुझसे बहुत दूर रहती थी। मुझसे ही क्या, बल्कि तुम तो यूनिवर्सिटी के तमाम लड़कों से एक फासला रखकर मिलती थी। तुम्हारा मुझे नज़रअंदाज किए जाना दिल ही दिल में मुझे बहुत चुभता था। मैंने जितना तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता तुम उतना ही फासले बढ़ा देती थी। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करने के लिए बहुत बेचैन था, मगर तुम मुझे बात करने का कोई मौका ही नहीं देती थी। फिर तुम खुद बताओ, इन हालात में मैं क्या करता? यूनिवर्सिटी के सालाना डिबेट के मौके पर मैंने तुम्हारी ढेरों तस्वीरें बनाई थी। इसके अलावा भी अक्सर मैं गैर महसूस तरीके से तुम्हें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेता और फिर मेमोरी कार्ड के ज़रिए अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेता था। सोचता था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये तमाम तस्वीरें तुम्हें दिखा कर अपनी पल पल की फीलिंग्स तुमसे शेयर करूंगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। शांजिल बोलते बोलते एक पल को रुका था, फिर गहरी भरपूर नज़र उस पर डालकर दोबारा शुरू हो गया। तुमसे इजहार करने के सिलसिले में नाकामी हासिल करने के बाद मैंने इस सिलसिले में उस रास्ते का इंतखाब कर लिया जो मुझे बाइज़्ज़त तरीके से तुम तक पहुँचा सकता था। बीबी जान और बाबा को रजामंद करके तुम्हारे घर भेजने के बाद मैं मुतमिन हो गया था कि मेरी मोहब्बत की शिद्दतें बिलाखिर एक न एक दिन तुम्हें हासिल कर लेंगी। मगर दूसरी तरफ इनकार होने की वजह से मैं अपसेट हो गया और अपनी ख्वाहिश और खुशी के लिए मैंने ज़िद करके बीबी जान और बाबा जान को दोबारा तुम्हारे घर भेजा, मगर इस बार भी वही नतीजा निकला। दोबारा के इनकार ने मुझे नई सिरे से बेचैन और मुस्तरिब कर डाला था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यूनिवर्सिटी में तुमसे बात करने की कोशिश करता था तो तुम बात सुनने से इनकार कर देती थी। मैं हर बार के इस इनकार की वजह जानना चाहता था, मगर तुम खुद तक आने वाली मेरी हर राह मुस्तरद कर देती थी। फिर इन सब हालात से तंग आकर एक दिन मैंने तुम्हारी दोस्त शहला से बात करने की ठान ली, क्योंकि मैं तुम्हारी इंगेजमेंट या फिर इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहता था। और तब शहला ने तुम्हारे दिलो जहन की तमाम सोचें मुझ पर आश्कार कर दी। वो बोलते बोलते रुका। कैसी सोचें? यही कि तुम मर्दों से शदीद नफरत करती हो। नफरत की इस वजह के पीछे तुम्हारी फूफा और आपा के शौहर थे और इन शोहरों की खुदगर्जियाँ और मजालिम थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इन मर्दों की वजह से तुम बाकी दुनिया के तमाम मर्दों को बेहिसी खुदगर्ज और जालिम होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। तुम्हारी आंखों पर नफरत की ये पट्टी इतनी मजबूत बंधी हुई थी कि तुम्हें मुझ जैसे मर्द की अच्छाई नज़र ही नहीं आ सकती थी। इसीलिए मैंने और शहला ने मिलकर तुम्हें हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया था। फिर हमारी सोच के मुताबिक तुम इस प्लान का शिकार हो गई। हम दोनों ने सोचा था कि शादी के बाद मैं और शैला तुम्हें तमाम हकीकत बता देंगे, मगर इत्तेफाक से हमारी शादी के अगले दिन ही शैला को अपने बाबा के साथ दोहा जाना पड़ गया और रह गया। मैं तो मेरी कोई बात तुम सुनने के लिए तैयार ना थी। इन सब हालात में तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी खफगी बजा सही, मगर आबरा, मेरा खुदा जानता है कि ये सब कुछ मैंने इंतहाई मजबूरी में किया था।
आखिर में बस इतना ज़रूरी कहूँगा कि तुम्हें हासिल करने के लिए मेरा तरीक़ाकार गलत ज़रूर था, मगर इस सब में मेरे गलत इरादे और ख़राब नीयत का कोई अमल दखल ना था। मोहब्बत करना, महबूब को हासिल करना, ये जो मैंने किया है, अब तुम इसकी जो भी मुझे सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। शांजिल ने दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा लेते हुए आखिर जुमले कहे, फिर उठकर सोफ़े की जानिब बढ़ गया। और वो जो बहुत खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी, यूँ जैसे किसने हिप्नोटाइज़ कर दिया हो। शांजिल के उठ के जाने पर एकदम होश की दुनिया में वापस आई थी और चुपचाप कमरे से निकल गई। क्या शांजिल का एक्सीडेंट? वो बीबी जान के कमरे में बैठी उनसे आज के मेन्यू के बाबत पूछनी आई थी, जब अचानक आने वाले फ़ोन ने ज़ुबैदा बेगम के साथ साथ आबरा की भी जान निकाल दी थी। ज़ुबैदा बेगम बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, जबकि आबरा की हालत भी उनसे कुछ मुख्तलिफ ना थी। किसका फ़ोन था बीबी जान? कुछ तो बताएं। आबरा ने खुद को संभालते हुए वो मुश्किल तमाम पूछा। सीने की चार दीवारी में मुक़य्यद दिल पूरी तरह फड़फड़ाया था। शांजिल के दोस्त का फ़ोन था। हाय, मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा, कोई पता करे उसका, उन्होंने दुहाई देते हुए कहा। उस इस्ना में यास्मीन बेगम भी वहाँ चली आईं। ये खबर सुनकर उनके पाँव के नीचे से भी ज़मीन सिरक गई थी। यास्मीन, तुम अपने बाबा जान या शायद आपको फ़ोन करो, वो पता करेंगी मेरे बेटा किस हाल में है। वो खैरियत से तो है ना? ज़ुबैदा बेगम ने रोते हुए उसे कहा। तुम परेशान मत हो बेटा, देखना वो बिल्कुल खैरियत से होगा। यास्मीन गई है ना तुम्हारे बाबा जान को फ़ोन करने? रवानी से उसके आंसू बहते देखकर ज़ुबैदा बेगम ने उसे सीने से लगाते हुए दिलासा दिया। आबरा को पता ही न चला कब खामोशी से आंसू उसके पलकों की बाट तोड़कर उसकी कमीज़ के दामन में जज्ब हो गए थे। उसे खुद पर इख्तियार न रहा। आबरा की घबराहट और बेचैन में गुजरते हर पल के साथ इजाफा हो रहा था। दिल अनजाने खदशों और वसवसों की आमाज का बन चुका था। दिल में मौजूद नफरत की जगह फिक्रमंदी और घबराहट ने ले ली थी। उसके जिस्म का रमा रमा अपने रब से उसकी खैरियत की दुआ कर रहा था। दिल में छाई बदगुमानी की गर्द तो न जाने कब की छुट चुकी थी और इसकी जगह दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक उसके बारे में कोई इत्तला ना आई थी। बेजान होता वजूद दिए वो सोफ़े पर बैठी मुसलसल शांजिल के लिए दुआ किए जा रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने ज़ोर से आंखें बंद करते हुए सोचा। आंसू तवातर से उसके गालों पर बह रहे थे। न जाने और कितना वक्त उसी तरह बीत जाता कि अचानक दरवाज़ा खुला और आने वाले को देखकर आबरा खुद पर काबू न रख सकी। बेख्तियार भागकर उसके सीने से लगी। शांजिल, आप ठीक तो है ना? वो शांजिल के फराक सीने में मुँह छुपाए बुरी तरह रोते हुए पूछ रही थी। दूसरी तरफ अचानक आने वाली इस अफ्ताब पर जहाँ शांजिल परेशान खड़ा था, वहाँ दिल खुद ब खुद एक अनजानी लय पर झूम उठा था, जिसके कुरब को छूने और महसूस करने के लिए वो पल पल तरसा था, बेचैन हुआ था। अब वो कुरब खुद उसके सीने से लगा उसे राहत फराहम कर रहा था। बोले, शांजिल, आपको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? उसके सीने से सर उठाए। अब वो उसके चेहरे और बाजुओं पर हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से पूछ रही थी। खालिस बीवियों वाला अंदाज था ये, जिसने शांजिल की रूह तक को सरशार कर दिया था। हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस शख्स को तुम जैसी मोहब्बत और दुआएं करने वाली बीवी हो, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। शांजिल ने दोनों बाजुओं के घेरे में इस कोमल से वजूद को जकड़ते हुए मोहब्बत भरी शोखी से कहा था। और यही वक्त था जब आबरा को अचानक से अपनी पोजीशन बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। तभी कसमसाकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा था। अब और नहीं, बहुत दूर रह ली हो तुम मुझसे। इससे ज़्यादा तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने में मुझ में मज़ीद हौसला नहीं है। शांजिल ने गिरफ्त का दायरा मज़ीद सख्त करते हुए भरपूर शोखी से कहा और फिर उसे उसी तरह अपने साथ लगाए बेड के करीब चला आया। मुझे अभी तुमसे बहुत से हिसाब किताब करने हैं, मगर पहले मुझे तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर करनी है, इसलिए बैठो यहाँ। उसने आबरा को कंधों से थाम कर बिठाते हुए कहा, फिर खुद भी उसके करीब बैठते हुए बोला, दरअसल आज जब मैं घर से निकला तो यासिर भी मेरे साथ था। उसे मेरी गाड़ी की ज़रूरत थी, लिहाजा वो मुझे मार्केट में उतार कर खुद मेरी गाड़ी लेकर चला गया और फिर न जाने कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस चाय व कुओं पर पहुंच गई थी। इस दौरान हमारे मुश्तरका दोस्त शहजाद ने मेरे नंबर पर कॉल की, जो कि फ़ोन गाड़ी में भूल जाने की वजह से पुलिस ने उसकी कॉल पिक कर ली और यूँ मेरे एक्सीडेंट की खबर शहजाद के ज़रिए तुम लोगों तक पहुँच गई। दूसरी तरफ पुलिस ने यासिर को हॉस्पिटल पहुंचाने और बाकी कार्रवाई के दौरान मेरा फ़ोन बंद कर दिया और जब बाबा जान ने मेरे नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मेरा नंबर बंद देकर वो भी परेशान हो गए और फिर किस तरह हम लोगों का राब्ता हुआ, ये एक लंबी दास्तान है, इसलिए इस दास्तान को इस वक्त यहीं पर ख़त्म कर दो। शांजिल ने तमाम कहानी सुनाते हुए कहा, मुझे बेहद अफसोस है स्वीट हार्ट कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ी, मगर साथ साथ ये खुशी भी है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो तुम्हारी भरपूर मोहब्बत का मुजाहरा ना देख पाता। शांजिल ने एक हाथ से उसका चेहरा उठाते हुए शरारत भरी शोखी से कहा, वो मैं बीबी जान मुझे बुला रही हैं। शांजिल की पुरतफिश शौक ने नज़रों से बचने की खातिर आबरा जाने के लिए बहाना बनाया था।
हूँ आज नहीं, आज तो बहुत से पिछले हिसाब किताब बेबाक करने हैं। शांजिल ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपने करीब बिठाते हुए कहा और फिर बोला, मैं जानता हूँ आबरा कि मेरी मोहब्बतों की शिद्दतें बिलाखिर एक ना एक दिन तुमसे अपना आप मनवा लेंगी, और आज मेरा ये यकीन जीत गया है मोहब्बत। मैं तुम्हारी बेइख्तियारी मेरे रूम में सरशारी भर गई है। जी नहीं, मैं तो बस परेशानी में मेरी जान मोहब्बत अपने होने का एहसास खुद करवाती है। तुम्हारे चेहरे की सुर्खी, इन गहरी पलकों की लरजाहट और खूबसूरत लबों की कपकपाहट तुम्हारे दिल के सारे राज मुझ पर अयां कर रही है। फिर स्वीट हार्ट मुझसे कैसी पर्दादारी। एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किए, दूसरे हाथ से आबरा के होंठों और आंखों को छूता हुआ वो अपने भारी गंभीर लहजे में कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दे। आबरा ने उसकी शिद्दतों पर परेशान होते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हारे तमाम रास्ते मुझसे शुरू होकर मुझ तक ही जाते हैं, इसलिए ये दूरी चैमानी। शांजल ने एक झटके से हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, और फिर प्यार के अनोखे खेल की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही इस नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको इसका पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।